जब पूरी दुनिया चैन से सो रही होती है तो मैं ध्यान लगा रहा होता हूँ, क्योंकि आज रात को मुझे एक नया मिशन मिलने वाला है। और थोड़ी देर बाद ही मेरे गेट पे पार्सल आ जाता है और इसी पार्सल के अंदर ट्रेन की टिकटें थी। फिर मैं बिना देरी किए अपनी ट्रेन के अंदर आके बैठ जाता हूँ। मुझे यहाँ से अलविदा करने के लिए मेरे कई सारे दोस्त भी आए थे। मुझे बताया गया है कि गंडमरा के जंगलों में जानवरों पे गैर कानूनी प्रयोग हो रहे हैं, मुझे उन्हें बंद करवाना है। और यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग जाती है और उसी बीच में कोई आजाद शत्रु मेरे जूतों पे अपने महामारी का खून लगा चले जाता है। यानी कि ये साफ था कि ये खतरे का संकेत है। और इसको देखने के बाद तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। मुझको और पूरे ट्रेन के यात्रियों को ठंड लग रही थी। सभी लोग ठंड के कारण कपकपा रहे थे और कुछ लोग तो ठंड के कारण सिमट ही गए थे। फिर तभी एक महान आत्मा अपनी जान की फिक्र ना करते हुए चट्टान की तरह ट्रेन के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे ठंडी हवा अंदर ना सके। फिर थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन गंडवाना के जंगलों की दहलीज लांग के अंदर आ जाती है। अब बारी थी में कदम रखने की। यहाँ पे मेरा लक्ष्य निर्धारित था। मुझे किसी भी हालत में वो लैब ढूंढनी थी और यहाँ पे दूर दूर तक लैब का एल भी नहीं था। मुझे सूर्यास्त होने से पहले किसी भी हालत में उस लैब को ढूंढना ही था। मैंने सोचा कि चलो रोड की कार्बन डेटिंग कर लेते हैं कि मुझे कुछ सुराग मिल जाए, पर यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा। आखिरकार मैं अपनी पूरी उम्मीद हार चुका था और अब मुझे यहाँ पे सोने के लिए टेंट बनाना पड़ेगा। मेरे पास सर पे लगाने के लिए कोई छत नहीं थी, तो मैं कारीगरों को ढूंढने निकल गया। तभी मैं एक ठक्कर खा के नीचे गिर जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आया था कि इस वीरान जंगल में जहाँ एक बूंद पानी नहीं है, वहाँ के आदिवासी पानी से गेड़ कैसे धो रहे थे, यानी कि पानी यहीं आसपास है। मैं ध्यान से सुनता हूँ तो मुझे पानी गिरने की आवाज कहीं से आ रही थी। तो मैं दौड़ते दौड़ते उस जगह पर पहुंच जाता हूँ। सबसे पहले इस हरीला जैसे पानी से अपनी प्यास बुझाता हूँ और फिर बाजू मुड़ के देखता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तितली इतनी बड़ी कैसे हुई। कहीं इसके पीछे ग्रेट खली का हाथ तो नहीं। यहाँ के पशु पक्षी बिना डरे मुझसे कह रहे थे कि पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं समझ पाता हूँ कि आखिरकार मैंने उस लैब को ढूंढ लिया। आखिरकार मैं उस लैब को ढूंढ ही देता हूँ। मैं जैसे ही अंदर आया मैंने देखा ये बड़े बड़े डायनासोर लुप्त हुआ दूध भी इन्होंने यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था। यहाँ पे जानवरों पे अत्यंत अत्याचार कर रहा है ये साइंटिस्ट। इस मेंढक ने सोचा होगा कि मैं बड़ा होकर एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर बनूंगा, पर अब बेचारा वो यहाँ पे कैद है। डॉल्फिन की असली जगह पानी में नहीं बल्कि रेगिस्तान में है, क्योंकि डॉल्फिन को रेगिस्तान से ही लाया गया था। मैं अपने बॉस को बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो बहुत खतरनाक हो रहा है। अभी मुझे किसी की चलने की आवाज आती है तो मैं वहाँ से भाग के यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पे आके मेरी तो आत्मा ही कांप गई, क्योंकि इस जगह पे जानवरों की बलि दी जाती है और यहाँ पे लूसीफर की भी बलि देकर चला गया। जैसे जैसे अंदर जा रहा था मैं देख रहा था कि इन्होंने हर जगह बस जानवरों को कैद करके ही रखा हुआ है और कौन सा जानवर कहाँ से लाया है उसकी बाकायदा तस्वीर भी बना के रखी है। और ताजुब की बात तो ये थी कि अलग अलग जगह से लाए हुए यहाँ पे पत्थर भी हैं। आखिर अब इस साइंटिस्ट का अगला टारगेट क्या होने वाला है मैं वो देखता हूँ। इस जानवरों से भरी हुई लैब के अंदर मुझे एक औरत भी दिखाई देती है। मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ पर ये मुझसे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि ये साइंटिस्ट इस लोगाई को बहुत मारपीट के रखता है। पर इसने कहा कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ आने से पहले यहाँ पे एक इंसान आया था, उसका साइंटिस्ट ने आज ये हाल कर दिया है। मैंने कहा भाड़ में गया मिशन, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। तभी मुझे रोकने के लिए डायनासोर मेरे सामने आ जाता है। डायनासोर से बचने के लिए मुझे इस गुफा में आना पड़ता है। मैंने यहाँ आजू बाजू देखा तो मैं समझ पाया कि इस अंधेरी गुफा में कई खतरनाक जानवर हैं। अभी मैं देखता हूँ कि दो मुस्टंड शेर मेरा शिकार करने आ रहे हैं, तो मैं उल्टे पाँव वहाँ से भागने लगता हूँ। भागते भागते इस विशाल मेगावॉट जैसे झरने के सामने आके खड़ा हो जाता हूँ। झरने के बाजू में ही साइंटिस्ट की एक मेन लैब है। मैप देख के समझ में आ रहा था कि ये साइंटिस्ट जानवरों को यहीं से लेके आता है। अब मैं समझ गया था कि ये साइंटिस्ट मुझे इसी जगह पर मिलने वाला है। साइंटिस्ट ने मुठभेड़ होने से पहले मैं यहाँ पे अपना हथियारों से भरा हुआ बैग लेने आता हूँ, पर तभी मुझे याद आता है कि मैंने अपना बैग तो ट्रेन के अंदर ही भूल गया। पर अपने बैग की तलाश में वापस से उसी ट्रेन के अंदर आके बैठ जाता हूँ। ट्रेन के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, यानी कि मेरा बैग यहीं कहीं होने वाला है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे मेरा बैग मिल ही जाता है। अपना बैग लेके वापस उसी लैब के पास आ जाता हूँ, पर यहाँ पर तो इस लैब की तो मेरे यहाँ आने की खबर साइंटिस्ट को पता चल गई होगी, इसलिए वो पूरी लैब तोड़ के यहाँ से भाग गया। मैं सोचता हूँ कि अब तो लैब टूट चुकी है तो मैं यहाँ रुक के क्या करूंगा, तो मैं अपने घर जाने लगता हूँ। मगर सोचते सोचते आखिर ये क्या हो गया, मेरी नींद लग गई और इसीलिए लक्षद्वीप से 1000 किलोमीटर दूर मैं किसी गाँव में आके रुक जाता हूँ। बाहर आके मैं तो हैरानी हो गया, क्योंकि गाड़ियों का एक जमावड़ा मेरा स्वागत करने के लिए बाहर खड़ा हुआ था। पर ताज्जुब की ये बात थी कि यहाँ पे कोई एक इंसान भी नहीं था। फिर मैं दौड़ते दौड़ते गाँव के लोगों से मिलने निकल जाता हूँ। मगर ताज्जुब की बात तो ये भी है कि इस गाँव के अंदर कोई भी नहीं था। मुझे इस जगह पे कुछ पैरासीटामोल हरकत लग रही थी, इसलिए मैं अपनी मदद के लिए डार्सी के डॉन शुभम मामा और खुल्ली और बुल्ली को बुलवा लेता हूँ। हम लोग घर के बाहर थक थक कर रहे थे। अंदर से कोई आवाज न आने की वजह से हम लोग घर के अंदर चले जाते हैं, पर घर के अंदर कोई भी नहीं था। ऐसे ही यहाँ पे हम सारे घरों को देखते हैं, पर वहाँ पे कोई नहीं था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ के लोग गए कहाँ। मुझे लगा कि शाम के वक्त सब लोग लैटरिन करने गए होंगे, मगर अपना घर का गेट खोल के कौन लैटरिन करने जाता है। देखने में तो ये लोग बड़े बेकसत लग रहे थे। ये लोग हेडफोन नामक यंत्र का यूज करते हैं, जिससे लोग अन्नू मलिक के कान फाड़ गाने सुन सके। तभी हम लोगों
लोगों को एक लैब दिखाई देती है। हम लोग बड़ी हिम्मत करके इस लैब के अंदर आते हैं और लैब के अंदर आते से हम सब समझ जाते हैं कि आखिर गाँव वालों को कहाँ ले जाया जा रहा था। गाँव वालों को यहाँ पे बंदी बनाकर रखा जा रहा है और ये गाँव वाले बेजान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनका डीएनए निकाल के यहाँ पे लगाया जा रहा है। इस जगह पे तो पूरी एक नकली दुनिया ही बना के रखी गई है और जो गाँव वाले यहाँ पे नहीं आ रहे थे उनके पूरे घर ही उठा के यहाँ पे रख दिए गए हैं और जो लोग खाना बना रहे थे उनका पूरा किचन ही उठा के यहाँ पे रख दिया गया है और इस लुकाई के पास से तो पूरी चक्की उठा के लिया है। बात तो तब हो गई जब शादी का मंडप और दूल्हा दुल्हन को भी उठा के लेके आ गए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो गया रहा है। तभी मैं अचानक से लद्दाख पहुंच जाता हूँ। टारसी का शुभम मामा भगवान से पूछ रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। अभी बाजू में रखी हुई मूर्ति मुझे बताती है कि मुझे इधर जाना है और जैसे ही मैं उस जगह पे आया मेरी तो आंखें फटी रह गई। यहाँ पे तो लोगों के शरीर रख दिए गए हैं और बाहुबली का रथ भी यहाँ पे रखा हुआ है। अभी मुझे एक बहुत बड़ा गैड़ा सोंडा दिखता है। यहाँ पे लोगों को डायरेक्ट नाचते नाचते उठा के लेके आ गए। मैंने एक मूर्ति से पूछा कि आखिर मुझे कहाँ जाना है तो इस मूर्ति ने मुझे बताया कि यहाँ जाना है। मैं जैसे ही यहाँ पे आया मैंने देखा कि हथियारों का एक जमावड़ा यहाँ पे इकट्ठा रखा गया है और पूरे गांव वालों के बर्तन भाड़े सोना सब कुछ यहाँ पे रख दिया गया है। गांव वालों की बेशकीमती सामान से लेके घटिया सामान तक यहाँ पे संभाल के रखा गया है। एक लड़की जिंदा अवस्था में थी तो मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ये मुझे बताती है कि गाँव वाले लगान नहीं दे पाए इसलिए डाकू मुठमेंद्र सिंह उनको यहाँ पे कैद करके ले आया। मैंने पूछा कि आखिर ये डाकू मुठमेंद्र सिंह कहाँ मिलेगा तो इसने मुझे बताया डाकू मुठमेंद्र सिंह तो अभी तो गंडवाना के जंगलों में गया है। मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते दौड़ते गोंडवाना के जंगलों में वापस पहुंच जाता हूं और मुझे उसी लैब के पास से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए जाता हूं तो मैं देख पाता हूं कि ये वही साइंटिस्ट है जो यहाँ बैठ के रो रहा है और मैं उस साइंटिस्ट को दर्द दबोच लेता हूं और उससे पूछता हूं कि आखिर ये चल क्या रहा है। आखिरकार तुम आ ही गए मेरे पास। मैं याद है जब तुम यहाँ पे पहली बार आए थे जो लड़का लेटरिन कर रहा था वो मैं ही हूँ और जो तुमने हरीरा वाला पानी पिया था उसमें मैंने ही जहर मिलाया था जिससे तुम बेहोश हो जाओ और मैं तुम्हें सारी बात बता सकूं। इससे पहले कि तुम बेहोश होते पर तुम यहाँ से चले गए थे और उसी बीच में डाकू मुठमेंद्र सिंह आया और इस लैब को तोड़ के चला। मैंने साइंटिस्ट को समझाया अब हम दोनों मिलकर मुठमेंद्र सिंह से बदला लेंगे। तभी डाकू मुठमेंद्र सिंह अपना हेलीकॉप्टर लेके यहाँ पे हमला करने जाता है। साइंटिस्ट आखिरकार तुम कब तक भागोगे, तुम भी मरोगे तुम्हारे गांव वालों की तरह। अब मैं आ चुका हूँ। साइंटिस्ट बोलता है मैंने अभी कोई कच्ची कहानी के सरसों का तेल नहीं खाया, देखते हैं किसमें है दम। अब दोनों लोगों में ही युद्ध शुरू हो जाता है पर डाकू मुठमेंद्र सिंह साइंटिस्ट पे बहुत ज्यादा ही भारी पड़ रहा था। इतना भारी पड़ रहा था कि डाकू मुठमेंद्र सिंह ने साइंटिस्ट को जमीन पे ही पटक दिया। फिर साइंटिस्ट को दैग घुसंड देके मुंह तोड़ दिया। मुझे दूर से देखने में समझ में आ रहा था कि साइंटिस्ट कुत्तों की तरह पिट रहा है और दूसरी तरफ ही महान राजा ब्रुंडबैक्सन को शांति नहीं मिल रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके मन में ये विचलन क्यों है। तभी वो सब समझ जाते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है और दूसरी तरफ ही साइंटिस्ट बड़ी हिम्मत से उठता है और डाकू मुठमेंद्र सिंह के साथ मुठभेद करके उसको मुंह तोड़ जवाब देता है और ऐसा जवाब देता है कि उससे मुक्कों की बारिश ही कर देता है। तभी डाकू मुठमेंद्र सिंह साइंटिस्ट का गला पकड़ लेता है और साइंटिस्ट का दम घुटने ही वाला होता है। तभी डाकू मुठमेंद्र सिंह का गला महान राजा ब्रुंडबैक्सन काट देते हैं। महान राजा ब्रुंडबैक्सन ने कहा कि मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर वो काबिलियत दिखी जो इस किरदार को निभाने के लिए काफी है। और डाकू मुठमेंद्र सिंह से इतना पिटने के बाद भी तुम उससे हार नहीं माने और तुमने उससे डर के मुकाबला किया। जब तुम मरने वाले थे तभी तुमने हार नहीं मानी और तुमने उठ के डाकू मुठमेंद्र सिंह का हमला के जवाब दिया। इसलिए मैं महान राजा ब्रुंडबैक्सन हनी के शरीर से निकल के तुम्हारे शरीर में आने वाला हूँ। आप जैसा चाहे महान राजा ब्रुंडबैक्सन, आप ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए अब तुम ही नए महान राजा ब्रुंडबैक्सन और अब मैं इस हनी के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ।